नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अक्टूबर 2022 और बहुत बहुत स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। टोटल देखो 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 3 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। हम देखो मिला के हमेशा आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं ताकि हमारा इश्यूज छूटे ना। तो इसी वजह से बाद में जब आप मंथली मैगजीन्स पढ़ते हो ना किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो उसमें आपको ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि उनमें मैगजीन्स में आर्टिकल्स मुश्किल से होते हैं मेंस वाले 30-40, बट डेली हम 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस करें, संडे की छुट्टी अगर मान भी लें तो भी हमारे आर्टिकल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। खैर, डिस्कशन कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का, जिसको हम बिल्कुल आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आमतौर पे ये बायोलॉजी के आर्टिकल्स कई लोगों को बोरिंग लगते हैं, लेकिन आज आपको बोरिंग नहीं लगेगा। 2022 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है, क्यों मिला है, उन्होंने ऐसा क्या किया, उनकी रिसर्च क्या है, डिस्कस करेंगे आसान वर्ड्स में। उसके बाद दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे गवर्नर के द्वारा बिल को असेंट दिए जाने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम आरटीआई से संबंधित डिस्कस करेंगे और चौथा आर्टिकल ये छोटा सा हिंदू का है, यूक्रेन रशिया वार में इंडिया की न्यूट्रलिटी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 2022 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से संबंधित है। किसने जीता है ये नोबेल प्राइज? स्वांटे पेबो ने। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता मेडिसिन के लिए, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप एक लेमन टर्म्स में एग्जांपल समझिए, टेक्निकल टर्म्स पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा। लियोपर्ड, टाइगर, जैगुआर, लायन, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, यानी रिलेटिव हैं। इनकी कॉमन पेरेंट स्पीसीज हैं पैंथरा। उसी प्रकार से क्या आपने कभी एक चीज पे नोटिस किया है, ध्यान दिया है, ह्यूमन बींग्स की भी क्या रिलेटिव स्पीसीज हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन देखो वो लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए भगवान ना करे आगे जाके टाइगर्स लुप्त हो जाएं, तो हम रिसर्च किया करेंगे कि जैगुआर की एक रिलेटिव स्पीसीज हुआ करती थी टाइगर। उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स के रिलेटिव्स अब लुप्त हो चुके हैं, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन पहले एग्जिस्ट किया करते थे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर नियांदरथाल, ये देखिए नियांदरथाल, ये ह्यूमन बींग्स के रिश्तेदार हुआ करते थे, यानी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हुआ करती थी लेकिन एक्सटिंक्ट हो गई, धीरे धीरे लुप्त हो गई। ह्यूमन बींग्स और इनके बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग भी हुआ करती थी। तो ये जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, इनके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है, वो है होमिनाइन। मतलब जिनका लीनियज, ऐसी स्पीसीज जो अब लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सारी लुप्त ही हो गई हैं जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स बचे हैं, यानी होम्योसेपियंस बचे हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनका लीनियज, जिनकी एंसेस्ट्री सेम है जो ह्यूमन बींग्स की एंसेस्ट्री है, मतलब ह्यूमन बींग्स और ये जो ह्यूमन बींग्स की जो रिलेटिव स्पीसीज हैं नियांदरथाल्स, इनका लीनियज सेम है, तो इनके लिए ना टर्म इस्तेमाल किया जाता है होमिनाइन। ऐसी देखो बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका लीनियज, उनकी एंसेस्ट्री, मतलब उनके पूर्वज और ह्यूमन बींग्स के पूर्वज सेम थे। अब देखो, मान लीजिए अगर इन स्पीसीज के बारे में जो ह्यूमन बींग्स की रिश्तेदार थी अब लुप्त हो चुकी हैं, इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स नहीं थे जिसकी वजह से जो वो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, लेकिन ह्यूमन बींग्स यानी होमोसेपियंस वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए? मान लीजिए टाइगर आगे जाके लुप्त हो गए, तो हम रिसर्च करेंगे ना टाइगर्स में ऐसे कौन से गुण थे जिसकी वजह से वो लुप्त हो गए, या फिर गुणों की कमी थी वो लुप्त हो गए, और लियोपर्ड आज भी जिंदा हैं। तो वही चीज है। तो स्वांटे पेबो, इन्होंने क्या किया? देखो, ये स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जर्मनी में है। इन्होंने देखो सबसे बड़ा काम तो ये किया, जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना नियांदरथाल, इनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। पहली बार ऐसा हुआ, सोच के देखिए, इतना पहले ये ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज नियांदरथाल लुप्त हो गई, अब उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करना, ये देखो बहुत मुश्किल काम था। मान लीजिए
नियंदरथाल जो स्पीसीज लुप्त हो गई है, ह्यूमन बींग्स के रिश्तेदार थी, उनका कोई अवशेष मिल भी गया पुराना, एग्जाम्पल के तौर पर मानिए 40,000 साल पुराना मान लीजिए कोई अवशेष मिल गया, रिमेन्स मिल गया, कोई हड्डी वगैरह मिल गई इनकी, लेकिन अब देखो जो अवशेष मिला है पुराना, रिमेन्स मिला है, अब देखो वो कंटामिनेट हो चुका होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि ने उसको कंटेमिनेट किया होगा, ह्यूमन बींग्स ने उनको कंटेमिनेट किया होगा, तो उनका डीएनए तो चेंज हो गया होगा ना। मतलब जो अवशेष मिले हैं उसमें डिनोम की डीएनए की सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं हो सकेगी, ऐसा कुछ साइंटिस्ट पहले मानते थे। इवन स्वेंटे पाबो ये भी यही मानते थे कि 40,000 साल पुराना अगर हमें कोई अवशेष मिलेगा किसी स्पीसीज का, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अनेकों प्रकार से वो कंटामिनेट हो चुका होगा। लेकिन स्वांटे पैबो ने अपने आप को ही गलत साबित किया और इन्होंने नियंदरथाल जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, इनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की, और वो भी 2010 में। साल देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बींग के जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हुई थी 2003 में, और 7 साल बाद इन्होंने उस स्पीसीज की जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी जो बहुत साल पहले लुप्त हो चुका है, जिसका अवशेष मिल भी गया जो अनेकों प्रकार से कंटामिनेट हो चुका होगा, लेकिन उस ह्यूमन बींग की रिलेटिव स्पीसीज की भी इन्होंने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी। ये अपने आप में देखो बहुत बड़ी चीज थी। तो इन्होंने जो खोज की ना, वो देखो कोपरिकन रेवोल्यूशन के समान है। कोपरिकन रेवोल्यूशन क्या है? देखो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। कोपरिकन रेवोल्यूशन से पहले ये माना करते थे साइंटिस्ट की अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और बाकी चीजें अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन। लेकिन कोपरिकन रेवोल्यूशन में ये सामने आया, मतलब इसके बाद ये माना जाने लगा कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ घूम रही है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये कोपरिकन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग था ना, इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से स्वांटे पैबो की ये जो खोज है ना, वो अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इन्होंने नियंदरथाल जो ह्यूमन बींग की रिलेटिव स्पीसीज हैं उनका डीएनए की जीनोम की सीक्वेंसिंग की और बाद में उस जीनोम को मैच किया ह्यूमन बींग से, पता लगाया कि इनके पास में क्या एक्स्ट्रा गुण थे। तो इन्होंने पाया कि बहुत चीजें सेम थी, मतलब आपस में इंटरब्रीडिंग करते थे ये ह्यूमन बींग्स की जो रिलेटिव स्पीसीज थी। और ये भी पाया गया कि आज के समय में यूरोप में, एशिया में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना, यानी हम सब लोग, तो हम में 1 से लेकर 4% के बीच में नियंदरथाल डीएनए देखने को मिलता है। यानी वो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज नियंदरथाल जो अब लुप्त हो चुकी हैं, इनका 1 से 4% डीएनए हम सब में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय आपस में इनकी इंटरब्रीडिंग हुआ करती थी। उसी प्रकार से इन्होंने ना, इनको एक उंगली मिली थी, मतलब फिंगर बोन मिली थी, फिंगर की बोन, तो उसकी डीएनए की इन्होंने सीक्वेंसिंग की। उसकी सहायता से इन्होंने ह्यूमन बींग्स की एक और रिलेटिव स्पीसीज का पता लगाया, जिसका नाम क्या था? जिनका नाम था डेनिसोवा। मैं फिर से बोलता हूं, नियंदरथाल तो देखो ह्यूमन बींग्स की एक रिलेटिव स्पीसीज है, एक दूसरा रिश्तेदार भी है डेनिसोवा। ऐसे अनेकों रिश्तेदार होंगे, लेकिन डेनिसोवा ये भी बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं। 40,000 साल पुराना एक फिंगर बोन मिला था, जिस पर रिसर्च की गई इनके द्वारा, डीएनए को स्टडी किया गया, उसके आधार पर इन्होंने बताया ये भी होमिनाइन है, यानी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी रिसर्च हैं जिसके बेस पे इनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये जो डेनिसोवा की हमने बात की ना, ये भी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं, नियंदरथाल की तरह। ये भी ह्यूमन बींग्स के साथ आपस में इंटरब्रीड करते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना, अभी के समय में जो लोग रहते हैं, उनमें भी जो डीएनए है ना, उसमें से 6% डीएनए देखो ऐसा है जो डेनिसोवरन एंसेस्ट्री से मिलता जुलता है। यानी ये जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, डेनिसोवरन, इनसे मिलता जुलता है। तो कैसे हम इवोल्व होते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस होते हैं। इनकी जो रिसर्च है पाथ ब्रेकिंग है, तभी तो देखो इनको अकेले को नोबेल प्राइज मिला है। आमतौर पे देखो नोबेल प्राइज जो मिलता है ना, 2-3 साइंटिस्ट को मिला के मिलता है, 3 साइंटिस्ट मिला के मिलता है, 2 साइंटिस्ट कई बार मिला के मिलता है, लेकिन इनको अकेले को मिलता है। तो सोच के देखिए इनकी रिसर्च अपने आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर के द्वारा बिल को असेंट दिए जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पीडीटी आचार्य के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये पहले लोकसभा में काम करते थे सेक्रेटरी के पद पर, अब तो रिटायर हो चुके हैं। देखो, शुरुआत में राइटर के द्वारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि स्टेट असेंबली में कोई बिल जब पास होता है ना, तो एकदम से कानून नहीं बनता। पहले गवर्नर अपनी असेंट देते हैं, तब स्टेट असेंबली से पास हुआ बिल कानून बनता है। संविधान के आर्टिकल 200 में बताया हुआ है कि जब कोई बिल स्टेट असेंबली से पास होके या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो दोनों से पास होके गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? देखो, गवर्नर के पास सबसे पहला तो ऑप्शन यही होता है कि वो उस बिल को अपनी एसेंट दे दें। अगर यहां पे बात खत्म हो जाती तो आज का आर्टिकल आता ही नहीं। मानते हो ना? दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो बिल को वापस लौटा दे रिकंसीडर करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बिल गवर्नर के पास भेज देती है, तो गवर्नर को फिर अपनी एसेंट देनी होगी, फिर उनके पास कोई चारा नहीं है। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दें बिल को। लेकिन देखो, उसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर किया जा सकता है जिसमें हाईकोर्ट्स की पावर को कम किया गया हो। लेकिन देखो, पिछले कुछ समय में वेरियस कोर्ट्स ने जजमेंट्स दी हैं इस मामले में। अब गवर्नर जो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं ना, थोड़ा स्कोप पहले से इंक्रीज हो गया है। हालांकि संविधान में तो इतना ही बोला गया था कि वो बिल जिसमें हाईकोर्ट्स की पावर को कम किया गया है, सिर्फ वही बिल गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रेफर किए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है वेरियस कोर्ट्स के जजमेंट में अब इसका स्कोप इंक्रीज हो गया है। तो ये तीसरा ऑप्शन होता है गवर्नर के पास। पहला ऑप्शन बिल को असेंट दे दो, दूसरा रिकंसीडर करने के लिए असेंबली के पास लौटा दो, असेंबली फिर से अडॉप्ट कर लेती है तो गवर्नर को असेंट देना पड़ता है। चौथा, प्रेसिडेंट के पास रेफर करना, और पांचवा सबसे लास्ट में जाहिर तौर पर विथहोल्ड द असेंट, यानी असेंट देने से मना करना। आमतौर पर गवर्नर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जनता ने चुना होता है, जबकि गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। बट अभी देखो, कुछ ऐसा हो रहा है जो संविधान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जैसे तमिलनाडु के गवर्नर के पास एक बिल आया था नीट से संबंधित, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उन्होंने काफी दिनों तक तो ये इस बिल पे कोई फैसला लिया ही नहीं। ये भी देखो, एक बहुत जबरदस्त गवर्नर के पास पावर है, हमारे संविधान में कह सकते हो कमी है। संविधान में ना साफ तौर पे नहीं बोला गया है कि कितने दिनों तक गवर्नर को बिल पे फैसला लेना है। तो कई बार ना गवर्नर महीनों महीनों तक बिल पे फैसला लेते ही नहीं है। सरकार गिर जाती है, फिर अगली सरकार आ जाती है, लेकिन गवर्नर फैसला नहीं लेते उस बिल पर। तो हम इस पर्टिकुलर बिल के बारे में बात कर रहे थे, नीट से संबंधित। तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने नीट से एग्जाम्पशन मांगा। नीट का एग्जाम अभी आपको पता है कंडक्ट होता है एमबीबीएस की सीट्स फिल करने के लिए। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हमें इससे एग्जाम्पशन चाहिए, हम अपने आप से हमारी मेडिकल सीट्स फिल कर देंगे। गवर्नर ने पहले बिल पर फैसला नहीं लिया काफ़ी समय तक, बाद में बिल को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, ये कहते हुए कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केरला का एग्जाम्पल ये है, केरला के गवर्नर ने साफ तौर पर पब्लिक में बोल दिया कि वो लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल को असेंट नहीं देंगे। तो देखो, ये संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में राइटर के अनुसार ऐसा नहीं होता है कि गवर्नर जिनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुए बिल को अपनी असेंट ना दें। जैसे यूके का एग्जांपल दिया जाता है। यूके में अभी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्वीन की डेथ हो गई, अब प्रिंस चार्ल्स किंग बन चुके हैं। तो वो उनके मतलब लिखा तो गया है, उनका संविधान रिटर्न नहीं है यूके का, लेकिन किसी न किसी एक्ट में ये बोला तो गया है किंग चाहे तो अपनी असेंट ना दें। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, उनके पास कोई रियल वीटो पावर नहीं है कि वो अपनी पास हुए बिल को अपनी असेंट ना दें। तो नाम का प्रोविजन था, वो डेड लेटर है। उसी प्रकार से यूएस में प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस को बिल वापस लौटा सकते हैं, असेंट देने से मना कर सकते हैं। लेकिन हाउस देखो, जब 2/3 मेजोरिटी के साथ फिर से बिल भेजता है यूएस के प्रेसिडेंट के पास, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको बिल पास, उनको अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। लेकिन हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्टेट जो है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, अभी केरला की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, क्या ये कोर्ट में जा सकती हैं ये बोलते हुए कि देखो
इन्होंने अपनी एसेंट नहीं दी। देखो वैसे आर्टिकल 361 में ये लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकती। मतलब किस प्रकार से गवर्नर और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, इस इशू पर कोर्ट्स जो है वो प्रोसीडिंग नहीं चला सकती कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। लेकिन देखो अब चूंकि इतना बड़ा डिसीजन गवर्नर लेते हैं, पावर को विदहोल्ड करते हैं, तो फिर कम से कम उन्हें रीजन तो बताने पड़ेंगे ना, किस रीजन के हिसाब से उन्होंने ऐसा किया है। जब देखो वो रीजन बताएंगे तो उस रीजन को परखा जा सकता है जुडिशरी के द्वारा कि जो रीजन है वो मेलाफाइड है, बैड इंटेंशंस में लिया गया है वो डिसीजन। तो जुडिशरी फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को नलिफाई कर सकती है, उस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है जुडिशरी। मैं फिर से बोलता हूं, देखो वैसे तो संविधान के आर्टिकल 361 में यह बोला गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार से अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, इसके लिए उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। लेकिन देखो जब गवर्नर मान लीजिए एसेंट देने से मना कर देते हैं, तो इतना बड़ा डिसीजन है, कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए उन्हें कुछ तो लॉजिक देना होगा ना, उन्होंने एसेंट क्यों नहीं दी, अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से तो वो काम कर नहीं सकते। तो उस कारण को, उस रीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपनी एक जजमेंट में भी क्लैरिफाई की थी, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो आर्टिकल 361 सेक्शन 1 हमसे पावर नहीं ले सकता। बेशक आर्टिकल में यह लिखा गया हुआ है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जिस हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जो वो रीजन देते हैं कि इस आधार पे हमने रीजन दिया, उसकी वैलिडिटी को हम एग्जामिन कर सकते हैं। क्या वो डिसीजन मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ लिया गया है, बैड फेथ में लिया गया है, उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो आमतौर पे ना गवर्नर्स को ये डर होता है, इसलिए वो किसी बिल को एसेंट देने से मना नहीं करते। वो एक आसान तरीका अपनाते हैं, जो संविधान की कमी है। वो बिल को ना तो एसेंट देने से मना करते हैं, ना ही एसेंट देते हैं। बिल बस गवर्नर के पास रखे रहता है। दूसरे देशों के संविधान में एक टाइम लिमिट बताई गई है कि इतने दिनों के अंदर अंदर गवर्नर को फैसला लेना है बिल पर, लेकिन हमारे देश के संविधान में गलती है, कमी है, टाइमलाइन नहीं दी गई है। तो जो ऑप्शन गवर्नर के पास था ही नहीं संविधान में, गवर्नर उस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं लंबे समय तक और बिल पर कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसे ठीक करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है आरटीआई से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो थॉमस जेफरसन ने ना एक बार बोला था कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन ना करेंसी के समान है। डेमोक्रेसी तभी फलती फूलती है जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होती है, सिटीजन्स आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। हमारे देश के आर्टिकल 19 सेक्शन 1A में राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है। 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, बनाया। ये जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। आरटीआई एक्ट से संबंधित अनेकों स्टोरीज आपने भी पढ़ी होंगी और हमारे सामने भी हैं। देखो आरटीआई है क्या, वैसे तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप सब लोग मैच्योर लोग हो, लेकिन बेसिक्स में आपको बता देता हूं क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। आरटीआई एक्ट सिटीजन्स को इंपावर करता है कि वो यूनियन और स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जनता आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग कर सकती है। ये ब्रिज कब पास हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कब से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ, हर तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक के द्वारा डिमांड की जा सकती है। ये अपने आप में रेवोल्यूशन था। पहले देखो सीक्रेसी रहती थी, पब्लिक ऑफिशियल्स आंसर ही नहीं देते थे जनता का, कब से ब्रिज स्टार्ट हुआ बनना, कब से रोड बननी स्टार्ट हुई, किसने बनाई। पब्लिक ऑफिशियल्स कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते जनता को। उनको लगता था कि हम तो मालिक हैं, जबकि नाम में ही देखो पब्लिक सर्वेंट हैं। वो ब्रिटिश मेंटेलिटी के साथ काम किया करते थे, लेकिन इस एक्ट ने जनता को बहुत मजबूत बनाया है। एक्ट में बोला गया है पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पावर और ड्यूटीज क्या है, ऑफिसर्स का, एम्प्लॉइज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में बोला गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज करेगा ताकि लोगों को आरटीआई फाइल करने की आवश्यकता पड़े ही ना। समझ गए? मतलब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, उतनी कम से कम लोग आरटीआई फाइल करेंगे ना।
सेक्शन 8 में हालांकि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ एग्जाम्पशंस बताई गई हैं। एग्जाम्पशंस की लिस्ट काफ़ी लंबी है। देश की सोवरेनिटी से संबंधित मामला हो, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मामला हो, हमारे किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशंस का मामला हो, किसी से अपराध भड़के ऑफेंस हो, ऐसा कोई मामला हो, और बहुत सारे मामले हैं। ट्रेड सीक्रेट्स का मामला हो, कैबिनेट पेपर्स से संबंधित मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 से संबंधित मामला हो, तो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। यह बोला गया है कि हर एक ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑफिस में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इसके अलावा एक्ट में यह भी बोला गया है कि स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश भी किए गए हैं। अगर आरटीआई एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जनता की कोई शिकायतें हैं, तो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। टाइमलाइन भी बताई गई हुई है एक्ट में कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, और सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित मामला है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर बताना होता है, या तो इंफॉर्मेशन देनी होती है, अगर नहीं देनी है तो भी बताना है कि क्यों नहीं दी जा सकती। उस पब्लिक ऑफिस में देखो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट ही अपील फाइल की जा सकती है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास में, और डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी जो है दोनों पार्टीज को सुनती है, उसके बाद अपना ऑर्डर पास करती है। सेकंड अपील फाइल की जा सकती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में, अगर कोई सिटीजन अपीलेट अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। करप्शन को रोकने का टूल है। पिछले 17 सालों में न जाने कितने घोटालों का उजागर हुआ है, एक्सपोज हुए हैं इस टूल की सहायता से, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। सिटीजन्स की वॉइस को एम्पावर करने का काम किया है, सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस आ गया है क्वेश्चंस पूछने का, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया है इस एक्ट ने। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है पब्लिक डोमेन में। हर साल 40 से 60 लाख के बीच में आरटीआई फाइल की जाती हैं, लेकिन देखो अभी भी देश के 3% से कम सिटीजन्स आरटीआई फाइल करते हैं, बहुत ही कम। और देखो टोटल जितनी आरटीआई फाइल की गई उनमें से 55% का कोई रिप्लाई नहीं मिला, मतलब रिप्लाई मिला तो इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई जो वो मांगना चाहते थे, और इतने 55% केसेस में इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसमें से सिर्फ 10% केसेस में अपील फाइल हुई। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो 2012-13 से लेकर 2018-19 तक कंपेयर करें तो आरटीआई जितनी फाइल्स की जाती हैं उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। जैसे 2012-13 में 8.86 लाख आरटीआई फाइल की गई, और 2018-19 में ये संख्या बढ़ के हो गई 16.30 लाख। लेकिन देखो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, जिनको इन आरटीआईज का रिप्लाई करना होता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ी, ये दिक्कत की बात है। इसके अलावा अभी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में बहुत सी आरटीआई पेंडिंग है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है 26 इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में 2,56,000 अपील्स पेंडिंग हैं। इसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से आर्टिकल में इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। थ्रेट टू आरटीआई एक्टिविस्ट, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई है, ऑलमोस्ट 99। हाल ही में मध्य प्रदेश में केस सामने आया था जून 2022 में, एक कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया गया था विदिशा में, क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं, काम ठीक से नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया था, जिसकी वजह से अब पहले इनका दर्जा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया। अब उनके टेन्योर और रिनमरेशंस की सारी जो चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती हैं। पहले उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था, अब 3 साल का हो गया। मतलब अब उनकी सर्विस रिलेटेड जो निटिग्रिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, तो वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते, मतलब ऐसा दावा है कुछ एक्सपर्ट्स का। नेक्स्ट, राइजिंग पेंडेंसी, केसेस की जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको बहुत धीरे धीरे ढंग से डिस्पोज किया जाता है। अपील्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल बोटलनेक, बहुत बार देखो इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट ऑर्डर फाइल कर देती है। हाईकोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके हाईकोर्ट रिट फाइल कर देते हैं। तो जिसको इंफॉर्मेशन कमीशन से शिकायत होती है वो सीधा हाईकोर्ट चले जाते हैं, जबकि सोचा शुरुआत में यह गया था कि इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला अंतिम होगा। नेक्स्ट,
देखो ब्यूरोक्रेट्स की एक शिकायत रहती है कि ना फर्जी आरटीआईज यानी जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी आरटीआईज बहुत फाइल की जाती हैं और इससे एम्प्लॉयज़ का काम बढ़ जाता है, उनको ऐसी ऐसी बेकार सी आरटीआईज का जवाब देना पड़ता है। लेकिन राइटर कहते हैं देखो ऐसी आरटीआईज की संख्या सिर्फ 4% है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का एक्सक्यूज है, बहाना है। इसके बाद कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कि वो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। गवर्नमेंट अब उनकी सर्विस कंट्रोल करती है तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल हैं। डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश दें जब आवश्यकता पड़ती है, जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ऐसा नहीं कि उनके सामने झुक जाएं। नेक्स्ट चीज़, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं डीडीए वर्सेस कीपर कंस्ट्रक्शन केस में, उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए और हाई कोर्ट को ना रिट नहीं यूज़ करनी चाहिए सीआईसी और सीआईसी की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उनकी जुरिडिक्शन में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत कम लोग आरटीआई फाइल करते हैं। चौथा, देखो ये भी जरूरी है कि प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी इंश्योर करें, जो ऑफिशियल्स गलती करते हैं उनको पनिश किया जाए। बट क्वेश्चन ये उठता है कौन करेगा? राइटर एक तरफ आर्टिकल सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार तो पनिश करेगी नहीं उनको। खैर, पांचवा, लोकल लैंग्वेज में भी आरटीआई फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हमारे देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। छठा, स्कूल लेवल से ही आरटीआई का ऑप्शन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि बड़े हो गए जब वो आरटीआई फाइल करना चाहें तो कर सकें। लास्ट में वही बात हम याद कर सकते हैं जो थॉमस जेफरसन ने बोली थी कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन एक करेंसी है और उस करेंसी को मतलब करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है आरटीआई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद ना यूक्रेन रशिया वार में इंडिया की न्यूट्रल पोजीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको याद होगा एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना समरकंद में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने पुतिन को कहा था कि वार का ईरा नहीं है, डेमोक्रेसी और डिबेट का ईरा है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की और कहा सेम बात कि देखो इंडिया मीडिएट करने के लिए तैयार है रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं अब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात नहीं करूंगा। तो इंडिया एक प्रकार से देखो अपनी न्यूट्रल पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आया था, वो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया ने एब्सटेन किया। पुतिन से मुलाकात की, बोला पुतिन को वार का इरादा नहीं है। अब ज़ेलेंस्की से बात की, कई सारे ऐसे कंसर्न्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई, जैसे न्यूक्लियर सेफ्टी है, जेप्रोजिया प्लांट है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स उठ रहे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की। लेकिन देखो अब ना धीरे धीरे वर्ल्ड और ज़्यादा पोलराइज होगा। अब वो वाली बात आ गई जो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि या तो आप रशिया चाइना इनकी साइड हो या फिर आप यूएसए के अलाइ कंट्रीज की साइड हो। बीच की पोजीशन पर रहना जो कि इंडिया अभी फिलहाल अच्छे से मेंटेन कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिया उन देशों में शामिल है आज के समय में, अगर मीडिएशन का चांस आता है तो अच्छे से मीडिएट इंडिया करवा सकता है। इंडिया अपने आप को एसेट भी कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर की स्टेटमेंट्स वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं, एग्रेसिव रही हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत में आज़ादी के बाद इंडिया अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ का लीडर साबित कर रहा था ना, वैसे ही मोड में वैसे ही फॉर्म में इंडिया फिर से आ गया है। लेकिन देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे रशिया पर आरोप लगते हैं रशिया ने बहुत ज़्यादा सिविलियंस को मारा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आया, उसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया। तो कई बार इंडिया की पोजीशन काफ़ी हार्ड होगी और इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उस समय केस बाय केस बेसिस पे इंडिया डिसीजन ले सकता है, बजाय इसके कि कंप्लीटली न्यूट्रल रहना। तो ये तो डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे नहीं हमें कंप्लीटली न्यूट्रल रहना है, कुछ बोलेंगे नहीं केस बाय केस बेसिस पे फैसला लीजिए। जैसे नेहरू की ये सोच हुआ करती थी कि नैम का मतलब ये है आप केस बाय केस बेसिस पे फैसला लीजिए, ना कि बिल्कुल न्यूट्रल रहें। तो ये पूरा आर्टिकल जो बहुत छोटा सा है, कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो हमने डिस्कस किए। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।